स्टूडेंट्स, आज की जो टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाम के हिसाब से ही जो है समझ में आ जाता है कि इसमें पैरेलल प्लेट्स होंगे। लुक इट हियर, इट कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि दो पैरेलल प्लेट्स लिए जाएंगे। आप इस फिगर में देख सकते हैं, एक पहला प्लेट ये और दूसरा प्लेट ये, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो डी वेरी स्मॉल होगा। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा हम उसे कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के क्या होंगे, जैसे कि इस प्लेट में दिखाया जा रहा है कि ये पहला प्लेट क्या है, चार्ज है पॉजिटिव, और ये दूसरा प्लेट क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इस हिसाब से इसके चार्जिंग होने की वजह से ये जो आउटसाइड का जो रीजन है, जिसे मैंने फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन शो कर रखा है, यहाँ पर क्या होगा कि इन द रीजन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि इस फर्स्ट रीजन में और इस सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। क्या कह रहा है कि इन दोनों ही जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो आगे इसे हम समझ लेते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्लेट बनाते हैं, ओके, और एक प्लेट ये बनाया। ये प्लेट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, ओके, और इस प्लेट को हमने नेगेटिवली चार्ज किया। तो इस प्लेट की वजह से जो पॉजिटिव प्लेट है उसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, हम इसे 1 और इसे 2 मान लेते हैं। ये जो डायरेक्शन हो जाएगी E1 आउटवर्ड, और इस नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स हो जाएगी E2। सही है। तो ये जो फर्स्ट रीजन है यहाँ का, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इस फर्स्ट रीजन की, ये दोनों ही अपोजिट हैं। मैं लिख सकता हूँ E1 माइनस E2। ओके स्टूडेंट, इस हिसाब से यहाँ की चार्ज डेंसिटी है पॉजिटिव सिग्मा और ये है नेगेटिव। तो ये दोनों जो चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है और इक्वल है आपस में। इस हिसाब से हम यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। यानी कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो। अब यहाँ बाहर देखते हैं, सेकेंड रीजन पे पॉजिटिव है तो यहाँ फील्ड आउटसाइड होगी E1, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स हो जाएगी E2। सही है। तो यहाँ सेकेंड रीजन पर भी हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा E1 माइनस E2। वैल्यू रखते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो। इस तरह से हमें समझ में आ गया कि इस अरेंजमेंट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब हम बात करते हैं अंदर की, इनसाइड द प्लेट। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में, नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा E2। तो ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में हो गए। और अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो इनसाइड द रीजन क्या होगा, E1 प्लस E2। सही है। यहाँ पर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सॉल्व करेंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सही है। यानी कि यहाँ इनसाइड द पैरेलल प्लेट्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो क्या हुआ कि जो इस पूरे सिस्टम का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन दोनों प्लेट के बीच में क्या हो गया, सेट हो गई। तो टोटल फील्ड क्या होगा, इस दोनों प्लेट के बीच में क्या होगा, सेट हो जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फील्ड का लोकलाइज होना। ओके स्टूडेंट, लुक इट हियर, यहाँ है कि इन द रीजन फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। सही है। अभी हमने इसको समझ लिया। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ लोकलाइज्ड, देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है
फील्ड क्या लिखा हुआ है, लोकलाइज्ड लिखा है। इसका मतलब कि फील्ड क्या होगा, इस प्लेट के बीच में सेट हो जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो फील्ड कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म है, आइए हम इसे समझने की पूरी कोशिश करते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। यानी कि ये जो प्लेट 1 है, अगर हम इसे ऐसे बना दें, इस तरह से, कुछ इस तरह से हमने बनाया, ये है प्लेट लाइक दिस, ये है प्लेट 1। ओके, और यहाँ पे हमने बना दिया प्लेट नंबर 2। सही है। क्या होगा कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी वो इस प्लेट पर यूनिफॉर्मली क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ओके, बट प्रॉब्लम होगी इसके एज पर। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, फार्मूला सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। ये कहता है कि अगर एरिया कम हुई तो वहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। सही है, अगर एरिया कम हुई तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि इस एज पर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। इस एज पर, ये जो एज है यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये जो एज है, यहाँ वाला जो एज है, इस जगह पे क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि चार्ज डेंसिटी यहाँ पर क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, सो प्रॉब्लम ये होगा कि फील्ड जो है एज पर क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है ये भी समझ लेते हैं कि जब भी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज़ करिए मैंने इसको कुछ इस तरह से बनाया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगी, ज़्यादा एक्यूमुलेट होगी क्योंकि यहाँ पे एज है, और ये चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या होगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी ड्यू टू द एज। अभी मैंने आपको समझाया इसको। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि एरिया वहाँ पर क्या है, बहुत कम है। ओके, तो रिज़ल्ट ये होगा कि बीच में जो फील्ड है वो तो यूनिफॉर्म समझ में आती है। बीच का फील्ड कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म समझ में आता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे कैसा होता जाएगा, ऐसे आर्क कुछ इस तरह से होता चला जाएगा। समझ में आई बात, फील्ड कैसा होता जाएगा, इस तरह से। यानी कि फील्ड का जो रियल पैटर्न है वो कुछ इस तरह से होगा। एक्चुअल में जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये पैटर्न होगी। डियर स्टूडेंट, इसे आप अपनी कॉपी में ज़रूर बनाएंगे। ये जो फिगर है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, दिस इज़ द एक्चुअल फिगर। ओके, दिस इज़ द एक्चुअल पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। द फील्ड, फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। सही है। इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, जो प्लेट की जो सेपरेशन है d, टेक्निकली उसका स्क्वायर जो है मच लेस देन होना चाहिए एरिया ऑफ द प्लेट। ओके, एरिया ऑफ द प्लेट का मतलब क्या हो गया, ये जो फेस एरिया है, ये जो फेस एरिया आप जो देख रहे हैं, ये जो फेस एरिया है वो एरिया इस सेपरेशन d, दैट मीन्स d के स्क्वायर क्या होना चाहिए, मच लेस देन a होना चाहिए। तब जाकर के ये जो फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड है उसका इफ़ेक्ट कम होता है। सही है। सो अब क्या करते हैं, लिसन हियर। मैंने लिखा है यहाँ पर कि फॉर प्लेट्स विथ फाइनाइट एरिया
दिस विल नॉट बी ट्रू नियर द आउटर बाउंड्री। अभी मैंने आपको समझा दिया। ये जो बात आपसे कही जा रही कि फॉर द प्लेट विथ फाइनाइट एरिया दिस विल नॉट, यानी कि ये जो यूनिफॉर्म की बात की जा रही है उसी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से यूनिफॉर्म नहीं होता। मैंने यहाँ पर आपको बताया भी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रह जाता। आप देख भी रहे हैं कि लाइन के बीच में स्पेसिंग बढ़ती जा रही है और यहाँ पे अंदर इतने दूर की एरिया में क्या है, लाइन के बीच में स्पेसिंग ठीक है। तो यहाँ तो ये फील्ड यूनिफॉर्म है, लेकिन इसके ऊपर इसके नीचे जो है फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रह जाती। ओके स्टूडेंट, सो इस तरह से दिस विल नॉट बी ट्रू नियर द आउटर बाउंड्री ऑफ द प्लेट। सही है। फिर इसके बाद से हम क्या कह सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द फील्ड लाइन्स बेंड आउटवर्ड एट द एजेस। बेंड आउटवर्ड मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। डियर स्टूडेंट लिसन केयरफुली, ये जो क्या हो जाएगी, बेंड आउटवर्ड। यहाँ पर ये जो बेंडिंग जो दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो बेंडिंग दिखाया है मैंने, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड कहते हैं स्टूडेंट। सो प्लीज़ एन इफेक्ट इज कॉल्ड फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। ओके स्टूडेंट, सो दस क्या कह सकते हैं, सिग्मा विल नॉट बी यूनिफॉर्म ऑन द एंटायर प्लेट। समझ में आई बात, सिग्मा जो है यूनिफॉर्म नहीं रह जाएगा। लिसन हियर, हम एक पल के लिए ये कह सकते हैं कि इतने दूर के रीजन में सिग्मा यूनिफॉर्म रहा, यहाँ से इतना दूर, लेकिन इसके ऊपर और इसके नीचे फील्ड जो है यूनिफॉर्म नहीं रह जाएगी। मैंने आपको बताया भी था कि ये जो एज होता है वहाँ पे चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, एरिया कम चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, चार्ज एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा। खैर, हाउएवर फॉर डी स्क्वायर मच लेस देन ए, अगर हम इस कंडीशन को फॉलो करें, सो दिस इफेक्ट कैन बी इग्नोर्ड इन द रीजन सफिशिएंटली फार फ्रॉम द एजेस। क्या हो सकता है, फार फ्रॉम द एजेस, रीजन सफिशिएंटली फार फ्रॉम द एजेस, सो फार ए यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, हाउएवर अगर हम इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, सो दिस इफेक्ट कैन बी इग्नोर्ड, ये जो फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड है ये क्या होगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि हम बात किसकी कर रहे होंगे, हम इस बीच के रीजन की बात कर रहे होंगे, और इस बीच वाले रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस बीच वाले रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड अभी यहाँ पे डिफाइन की गई। यहाँ पर मैंने बताया कि बीच वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट, नाउ तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। सो V इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ED। E की वैल्यू कितनी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू होती है Q बाई A। सो इस तरह से रिज़ल्ट हमें क्या मिला, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। एक बार हम यहाँ भी देख सकते हैं कैसे हुआ, हमने क्या किया, V इज इक्वल टू लिखा ED, सही है। E की वैल्यू होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D। अब हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा की वैल्यू क्या रखा, Q बाई A इंटू D बाई एप्सिलॉन नॉट, सही है। फिर क्या होता है, इसके लिख सकते हैं एयर के लिए C नॉट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई। सो अगर उसके बीच में कोई मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हुआ, तो उसके लिए हम यहाँ पर K इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और फिर A एप्सिलॉन नॉट बाई D के लिए हम क्या रख सकते हैं, C नॉट। तो क्या हो जाएगा, फॉर द मीडियम के लिए हमने लिखा C इज इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट बाई D, हो गया।
और ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के लिए हम क्या रख सकते हैं, सी नॉट। तो एक्सप्रेशन क्या मुझे मिला, सी इज इक्वल टू के सी नॉट। यानी इससे ये क्लियर हो जाता है कि अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर यदि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम लाते हैं, ये एक्सप्रेशन क्या कहता है कि यदि हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा तो उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होगी, के टाइम्स बढ़ जाएगी। ओके, सो अब इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कंसेप्चुअल क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। सो लुक इट हियर, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज। सही है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि फार्मूले में चार्ज का कोई प्लेस नहीं है। सी इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसमें कहीं चार्ज की वैल्यू नहीं, इसलिए चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। एरिया ऑफ द प्लेट, सही बात है, सी प्रोपोर्शनल टू ए, अगर एरिया बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एरिया का मतलब क्या होता है, फेस एरिया। मैंने यहाँ समझाया भी था कि ये जो है वो क्या है, फेस एरिया है, ये बढ़ेगा तब। ओके, अब अगला बहुत ही फेमस है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट सी प्रोपोर्शनल टू 1/d, यानी कि d बढ़ जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, घट जाएगा। लुक इट हियर, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर प्लेट के बीच का सेपरेशन यदि बढ़ा तो c की वैल्यू क्या होगी, डाउन हो जाएगी। ओके, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि प्लेट के बीच का मीडियम बहुत काउंट करता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी, ऊपर बताया ना कि अगर मीडियम में आता है डाइलेक्ट्रिक वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ जाएगी। अब है इंडिपेंडेंट ऑफ द मेटल ऑफ द प्लेट्स, यानी कि प्लेट की मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता। अब यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने समझा रखा है, आप भी समझ लीजिए। ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, यानी कि उसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो क्या है, एयर है, कंसिस्ट ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स, यानी आपकी प्लेट स्क्वायर ना होकर के कैसे हैं, सर्कुलर हैं। ओके, यानी कुछ इस तरह से कैसे दिए गए हैं, ये सर्कुलर प्लेट्स दे दिए गए हैं। ओके, तो आपने देखा कि ये है सर्कुलर प्लेट्स। ओके, तो यहाँ पर हुआ कि कंसिस्ट ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये दिखा दे रहा हूँ कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर की रेडियस है। इसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर की। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। एट वाट डिस्टेंस शुड द प्लेट बी हेल्ड, कह रहा है कि उनके बीच का सेपरेशन क्या रखा जाए, हेल्ड सो एज टू हैव द सेम कैपेसिटेंस एज दैट ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। वो ये कह रहा है कि इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन क्या होना चाहिए कि इसका जो कैपेसिटेंस आ जाए, इसका जो कैपेसिटेंस आ जाए, सी की जो वैल्यू हो वो, यानी कि ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसका जो कैपेसिटेंस वैल्यू हो वो इसके कैपेसिटेंस वैल्यू की क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। वो भी कब, जब इसकी सेपरेशन आप बता देंगे। सही है, तो यहाँ पर केस क्या होता है, C इज इक्वल टू सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। सही है, और इसकी क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये रेडियस आर हो गई। सो लुक इट हियर, यानी यहाँ से ये क्लियर हो गया कि अब हम क्या कह सकते हैं, यानी कि ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गई, इक्वल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, C इज इक्वल टू सी नॉट। सो हम यहाँ लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, फिर हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई ए, या फिर हम लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। सही है, ये एप्सिलॉन नॉट से ये वैल्यू कट जाएगी। ओके,
फिर ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, और ये है 4 पाई आर बचा। तो ये पाई से ये वाली पाई कट जाएगी। सो d इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 4r। ओके, ध्यान रखेंगे कि यहाँ ये जो r है वो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि वो इसकी रेडियस को हम क्या मान लेते हैं, r डैश। तो हमने इसको r डैश मान लिया, इसको भी r डैश मान लिया। अब इस r डैश को हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डायमीटर जो दे रखा है वो क्या हो सकता है, 2r डैश हो सकता है। सही है, यानी r डैश इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं d/2, और r डैश की जगह हमने वैल्यू अगर पुट कर दी तो स्मॉल d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2 का होल स्क्वायर अपॉन 4r। इसे सॉल्व करेंगे तो d इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, d स्क्वायर बाई 16 इंटू r। अब यहाँ देखिए, सो इस न्यूमेरिकल में मैंने वही किया है। C नॉट इज इक्वल टू क्या लिखा, एप्सिलॉन नॉट बाई ए डी। C नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये किसका था, ये किसका था, स्फीयर का। ये स्फीयर की कैपेसिटेंस हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए थी, मैंने बराबर कर दिया। फिर इसे सॉल्व किया, एरिया को चेंज कर दिया किस में, पाई डी स्क्वायर में। ओके, और फाइनली सॉल्व करने के बाद हमें स्मॉल d की वैल्यू पुट करते हैं। d इज इक्वल टू क्या है, 0.08 एंड r की वैल्यू 0.1। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मुझे मिली, यानी कि 4 मिलीमीटर। क्लियर हुआ? यानी कि अब मामला क्या है, यानी कि प्लेट सेपरेशन की वैल्यू अगर 4 mm की अगर हो जाए, 4 mm की हो जाए, तो इस सिस्टम का जो कैपेसिटेंस होगा वो इस स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस के इक्वल हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। ओके, तो ये था आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके।